Arora, General Secretary, National Thalassemia Welfare Society and Federation of Indian Thalassemics. I am also advisor to Patient Safety program of the WHO. दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, आज की डेट में कोरोना वायरस कोविड-19 एक महामारी के रूप में फैला हुआ है और इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न भी हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतनी भयानक क्यों है। हालांकि इससे पहले सार्स और 2002 में सार्स नाम की बीमारी आई, फिर 2012 में मर्स आई, वो भी कोरोना वायरस थे। यहाँ तक कि एक जो कॉमन कोल्ड होता है वो भी कोरोना वायरस टाइप होता है। लेकिन इसकी भयानकता क्यों है, उसका कारण ये है कि जो इसका विषाणु होता है उसका शेप मशरूम की तरह है, उसके चारों तरफ स्पाइक होते हैं। वो जो हमारे बॉडी के अंदर खास तौर से रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रोटीन होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उसको सार्स या मर्स से करीब 10 गुना उसको पकड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी फैलता है। दूसरा ये है कि ये इसका एक कारण जो फैलने का है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम से ही एक दूसरे को जाता है। मतलब एक के रिस्पिरेटरी सिस्टम से निकला हुआ जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जब तक दूसरे के पास नहीं जाते तब तक उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और वो जाने के कारण कई हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो सीधा एक है, जैसे कोई खांसता है, छींक मारता है, अगर वो दूसरा उसके विद इन 3-4 फीट के अंदर है तो उस पर ज़्यादा जाने का चांस है, 6 फीट तक भी वो जा सकता है। ये तो पहली चीज़ है जाने की। दूसरा ये है कि जब आप छींकते हैं, खांसी करते हैं, तो जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉपलेट्स जो हैं अगर किसी सरफेस पे गिरते हैं, सामने टेबल है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका रिमोट कंट्रोल है, या कोई भी चीज़ है, कार का हैंडल है, आपका दरवाजे का हैंडल है, जहाँ भी गिरते हैं अगर उसको छूते हैं और वो जो छूने के बाद वही आप हमारे आँख, नाक या मुंह में लग जाता है तो उससे जा सकते हैं। मतलब समझने की बात है, ये ऐसा नहीं है कि आपका कपड़े को छू गया तो कपड़े से होगा, आपके किसी और अंग को छू गया उससे होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आपका जो वो कीटाणु है, विषाणु है, आपने उस सर्विस से पकड़ के अपने मुंह पे लगाया है। इसीलिए इसको रोकने के उपाय भी बहुत आसान है। अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, बहुत बड़ी महामारी है लेकिन इसको रोकना भी बहुत आसान है। रोकना क्या आसान है, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो मास्क पहनना है। मास्क पहनने से ये होगा कि जो भी सामने वाला आपके है, आप ये समझ लिए कि हर आने वाला व्यक्ति आपके सामने वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, ये पहले मान के चलिए। जैसे जुडिशरी में होता है ना कि जब अनलेस अनटिल प्रूव्ड वो बंदा इनोसेंट है, तो यहाँ ये है कि अनलेस अनटिल प्रूव्ड वो अगला बंदा जो है कोविड-19 से अफेक्टेड है, आप ये समझ लीजिए। इसलिए आप उसको भी मास्क पहनना चाहिए कि ताकि मैं दूसरे को ना दे सकूं, क्योंकि आप सामने हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए ताकि जो है आप उससे ना ग्रहण कर सकें। यह पहली चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि आपने अपने हाथ से नाक, मुंह या आँख को नहीं छूना है, लेकिन ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको हर आदमी जो है, कोई भी हो, 15 से 20 बार कम से कम 1 घंटे में ज़रूर छूता ही छूता है, कुछ भी कर लीजिए। इसलिए अगर मास्क पहनेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट आपका नोज़ और हाथ से नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि आप जैसे घर में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ मास्क की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो तभी हम कहते हैं कि बार बार अपने हाथ को धो, क्योंकि आपको पता नहीं आपने कब ऐसी कौन सी सरफेस को छुआ है कि जिसको छूने से आपके हाथ में वो कीटाणु आ गए और आपने चेहरे को छुआ, नाक से मुँह से आपके अंदर चले गए। तो इसलिए जो है हम कहते हैं बार बार हाथ को साबुन और पानी से धोया जाए। जब साबुन पानी अवेलेबल नहीं है तब 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी मैं कहना चाहूँगा कि साबुन पानी ज़्यादा बेटर। उसका कारण बताते हैं आपको। जो यह वायरस है वो एक पिन शेप्ड होता है, हेड एंड टेल जैसे पिन की होती है। इसकी जो टेल है वो जो साबुन के जो हेड एंड टेल है, वो जो टेल है उसको वो वायरस को पंचर कर देती है, उसके प्रोटीन को, विषाणु को तोड़ देती है और फिर साबुन के जो झाग से वो निकल आता है। जो सैनिटाइज़र है वो भी जो है उसको तोड़ता है विषाणु को, लेकिन वो निकालता नहीं है, वो डेड वायरस वहाँ रहता है। दूसरा जो सोप है उसकी जो फोम है वो आपके पूरे हाथ में चिपक जाती है, सब जगह फैल जाती है और सारी जगह से विषाणु हट जाते हैं। जबकि सैनिटाइज़र से इतना ज़्यादा उसका फैलावट नहीं होती, जिससे कुछ अंग रह जाते हैं, जिससे कि वो
कहते हैं तो आपके विषाणु जा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ से ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। दूसरा एक और भी बातें आई हैं कि जैसे ये एयरबॉर्न है। अब मैं एयरबॉर्न और इस तरह से उसका क्या फ़र्क बताता हूँ आपको। इसके जो ड्रॉपलेट होते हैं वो हमारे 5 से 10 माइक्रोन वाले जो होते हैं वो मुश्किल से 3 से लेकर मैक्सिमम 6 फीट तक जाके गिरते हैं, और जो उससे छोटे होते हैं 5 माइक्रोन से छोटे वो दूर तक रहते हैं। और जो आपने कुछ लोगों ने वीडियो देखी होगी वो उन्होंने बोला कि हाँ जी बहुत 27 फुट तक जाते हैं, लेकिन वो एक जो है एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, वो लेबोरेटरी के अंदर की गई है, वो चीज़ हमारे रूटीन में नहीं होती। तो एयरबॉर्न का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, और वैसे भी अगर आप मास्क पहनेंगे तो उसका भी इफेक्ट नहीं होगा। ये जो चीज़ें हैं खास तौर से ध्यान देने के लिए। अब जो अगली बात है, जो लेटेस्ट स्टोरी कल की हम सुनने में आ रहे हैं, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के तरीके से कई परिवारों में उसमें जाने का खतरा हो गया। उसके लिए आप सामान बाहर से लाते हैं या मंगवाते हैं, चाहे डिलीवरी बॉय लेके आए चाहे आप खुद लेके आए, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये तो हो नहीं सकता कि आपको सामान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, दूध सब्जी तो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए तरीका है, अगर आपका सामान ऐसा है जो अर्जेंट नहीं है यूज़ करने के लिए, या जिसको आप बहुत जल्दी उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उस सामान को अपने जो घर है, घर के बाहर वाले जगह में वहाँ पर 72 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो वहाँ जैसे मान लो दाल का पैकेट है, आटे की बोरी है, अगर आपको इस्तेमाल नहीं करनी, घी का डब्बा है, आप जो है 72 घंटे के लिए अपने जो मेन घर है उसके बाहर वाले कमरे में, बाहर जहाँ पर उसको रख सकते हैं रख दिए। क्योंकि जो मैक्सिमम जो टाइम है उसका सरफेस के ऊपर वो 72 घंटे है। किसी में 3 घंटे 4 घंटे, किसी में 24 घंटे, कार्डबोर्ड के ऊपर 24 घंटे। हम पिज़्ज़ा हट की बात कर रहे थे, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की बात कर रहे थे, तो उसमें बाकी में प्लास्टिक में 72 घंटे। अगर आप 72 घंटे रख देते हैं तो वो हर हालत में विषाणु आपका चला जाएगा। अब उसमें हर चीज़ ऐसी नहीं होती, अब कुछ चीज़ ऐसी आपको जल्दी इस्तेमाल करती हैं। या दूसरा तरीका है, जैसे हमने पिज़्ज़ा की बात करते हैं, आपने पिज़्ज़ा मंगवाया है, आप क्या कीजिए, बाहर एक बड़ा प्लास्टिक का डब्बा रखिए, और जो पिज़्ज़ा को लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, पिज़्ज़ा को निकाल के अपने किचन में ले आइए, डब्बे को बाहर फेंक दीजिए, और उससे पहले डब्बे को फेंकने के बाद पहले अपने हाथ धोइए, फिर आपका पिज़्ज़ा का इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ तक आपने को डब्बा रखा है वो जगह को है सोप वाटर से साफ कर लीजिए। ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो आपने पिज़्ज़ा बोला है, वो एक चीनी का डब्बा हो सकता है, घी का डब्बा हो सकता है, ब्रेड का हो सकती है। ब्रेड में आप जो चीज़, मान लो ब्रेड है, अगर इमीडिएटली यूज़ करनी है, प्लास्टिक की थैली को बाहर फेंक दीजिए, ब्रेड को अंदर लीजिए, और थैली फेंकने के बाद पहले अपना जो है हाथ धो लीजिए। और अगर आप खुद बाहर सामान लेने जाते हैं, जब आपने सामान चूज़ करना है, कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा किया है कि वो आपको चूज़ करने नहीं देते, अपने ग्लव से देते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, उसमें भी चांस कुछ कम हो जाता है क्योंकि आप कम चीज़ को हाथ लगाएंगे। और दूसरा ये है कि आप जब खुद जाते हैं, खुद चूज़ करते हैं तो आप ग्लव्स अगर पहने होंगे तो ग्लव्स से डाल के उसको अपने थैले में रखिए, फिर जो है उसको थैले से लेकर घर आके थैला बाहर रखिए और ग्लव्स को बाहर फेंक दीजिए और हाथ धोइए। हाथ धो के फिर उसको जो है, जो आपका अगर सब्जी है या कोई खाने की चीज़ है, उसको गुनगुने पानी से धो लीजिए। साबुन से नहीं धो सकते, जो चीज़ खाने की है उसको गुनगुने पानी से धो लीजिए। इस तरह से आप बचा सकते हैं। एक चीज़ ये है कि आप इसके इलाज की बातें हो रही हैं, इलाज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एक परमानेंट इलाज, तो इसका वैक्सीन ही है, उसको आने में 1 साल 1.5 साल लगेगा। कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जा चुकी हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, कुछ एंटीवायरल है, कुछ इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन है, लेकिन ये दवाइयाँ उनको दी जाती हैं जो मेडिकल केयर के अंदर हैं, जहाँ जरूरत है। ये आपको अपने आप जो है कोई ऐसी प्रिवेंशन नहीं है कि आपको घर बैठ के अपने आप लेनी है। एक चीज़ और जो लेटेस्ट आई है, प्लाज्मा, आपने सुना होगा, उसमें क्या है वो भी आपको बताते हैं। क्या होता है कि जब हमें कोई भी वायरस इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर हमारे उसके एक एंटीबॉडी बन जाते हैं। वो एंटीबॉडी जो है शरीर के अंदर हमारी प्रतिरक्षा करते हैं उस रोग से। अगर हम इस रोग की बात करें, कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 के जो लक्षण हैं 2 से 10 दिन में आते हैं, यूजुअली मैक्सिमम 14 डेज तक। इसलिए जब सिम्टम नहीं होते, ये दूसरे को जाने का चांस रहता है। और इसके जो एवरेज टाइम भी है 5 से 6 दिन तक है। और इसके जो एंटीबॉडी हैं वो करीब 8 से 10 दिन में बनने शुरू हो जाते हैं। जो शुरू में बनते हैं उसको हम IgM एंटीबॉडी कहते हैं। वो उसका जो है प्रोटेक्शन जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और उसका जो उसके बाद IgG बनते हैं, उसका प्रोटेक्शन लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जो पिछला सार्स वायरस था उसमें देखा गया था कि उसका प्रोटेक्शन जो है, इम्यूनिटी है, वो हमारे अंदर 3 साल तक रहती थी। अब इसका कितना हुआ ये अभी कहना मुश्किल है। इसमें अभी एक जर्मनी में एक स्टडी की गई, उसमें क्या किया उन्होंने, एक शहर है
वो जो है नीदरलैंड के बॉर्डर के ऊपर, वहाँ करीब 500 लोगों को स्टडी किया गया। उसमें ये देखा गया कि 14% लोग ऐसे थे जिसके अंदर इम्यूनिटी बन चुकी थी, यानी कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं था लेकिन उसके अंदर ये एंटीबॉडी आ चुकी थी। लेकिन ये 14% जो एंटीबॉडी है ये सफिशिएंट नहीं है पब्लिक के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इबोला एक बहुत कॉमन वायरस हुआ था अफ्रीका के अंदर। ये उसका इतना इन्फेक्शन हो गया था कि बहुत ही हाहाकार मच गया था और उसके अगेन वैक्सीन एंटी बनानी शुरू हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, करीब 1-2 साल 1.5 साल के अंदर ही उसमें 56% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडी बन गई। जब 50% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडी बन जाती है तो हम सोचते हैं कि अब कम्युनिटीज जो है उसका स्प्रेड जो है वो ऑलमोस्ट तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो 50-60% जो स्प्रेड है वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, तो हम उसकी वेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें यही है कि हमें तब तक अपना प्रिवेंशन करना है। मैं आपसे इसीलिए, अब एंटीबॉडी की बात कर रहा था, वो यही इसीलिए कर रहा था, जो प्लाज्मा है जो 14 दिन के बाद, ठीक होने के 14 दिन के बाद अगर वो प्लाज्मा किसी को दिया जाता है तो उस प्लाज्मा से उसको शॉर्ट टर्म के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है और वो उसका क्रिटिकल पीरियड जो है वो क्रॉस हो जाता है। जब क्रिटिकल पीरियड क्रॉस हो गया तो 14 डेज के बाद तो वायरस ने अपने आप सेल्फ डेथ लेनी है, तब तक वो स्पोर्टिव मेजर से उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी केस ठीक हुए हैं। पहले 5 केस चाइना में एक बार ट्राई किया गया, फिर 10 केस किए गए, और जगह भी ट्रायल कर रहा है। हमारे यहाँ भी एक केस आया है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, और 2 और भी केस ले रहे हैं। 10 केस ILBS में लेने की तैयारी चल रही है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो उससे हमारे जो मृत्यु का खतरा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। कम से कम जो ज़्यादा एज ग्रुप वाले या जिनके कोमोर्बिडिटी, जिनके अदर से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें जो है वो जो खतरा कम हो जाएगा, हम बहुत सी जानें जो है बचा पाएंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बोला कि 14 दिन के बाद प्लाज्मा दे सकते हैं और वो प्लाज्मा जो है ठीक कर सकता है। अब ये समझिए, इसके एक चीज़ और समझने की बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो व्यक्ति का प्लाज्मा 14 दिन के बाद हम एक बीमार व्यक्ति को देकर ठीक कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो उस समय टोटली किसी को इन्फेक्शन नहीं दे सकता। जब हम प्लाज्मा से इन्फेक्शन दूसरे को नहीं जा रहा, उल्टा ठीक हो रहा है, तो इन्फेक्शन नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि जो लोग आइसोलेशन में हैं, जिनको इन्फेक्शन अब हुआ नहीं है या हल्का हुआ है लेकिन सिम्टम नहीं आए हैं, आइसोलेशन में 14 दिन के बाद वो ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। इससे ब्लड डोनेट करने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर किसी को सिम्टम नहीं है और वो उसको, या सिम्टम है और उसको थोड़ा डाउट है कि वो किसी कॉन्टैक्ट में आया है, अगर वो 14 दिन की आइसोलेशन के बाद ब्लड देना चाहे तो वो दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। और इसमें हम एक चीज़ और करते हैं कि हम ब्लड देने के बाद उसको बोलते हैं कि अगर आपको अगले 5-7 दिन में इन्फेक्शन आए तो आप ब्लड बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि अगर उसमें होगा तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ उसको ब्लड ना यूज़ किया जाए। क्योंकि आज की डेट में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है FDA इसको बोलते हैं USA की, वो अभी तक जो है इवन ऐसा भी एक भी केस नहीं पाया गया है कि ब्लड डोनेशन से वो जो ब्लड के रास्ते से किसी दूसरे के अंदर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। ये वो किस बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 10 साल के अंदर ये सार्स और मर्स 2 बड़े बड़े इन्फेक्शन आए, उसमें एक भी केस ऐसा नहीं पाया गया कि जिसमें जो है एक का ब्लड चलाने से, इसका ब्लड चलाने से दूसरे के अंदर इन्फेक्शन गया हो। इसलिए लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैंने ब्लड डोनेशन की इसलिए आपसे स्पेशली बात करी कि हमारा मुख्य काम थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी को बचाना है। और आपको मालूम है कि थैलेसीमिया के बच्चों में हर 15-20 दिन में खून चढ़ता रहता है। और ये खून कहाँ से आएगा? ये कोई पेट से नहीं आएगा, कोई इंडस्ट्री से नहीं आएगा, किसी जानवर का खून नहीं सकते। आप और हम जैसे स्वस्थ लोग ही दे सकते हैं, जो 18 साल से 65 साल तक के हैं और जिनको कि अभी कोई करंट इन्फेक्शन नहीं चल रहा, या उसमें कोई उसको दवा नहीं ले रहे, एंटीबायोटिक नहीं ले रहे, या कोई और ऐसे सिम्टम नहीं है। वो वहाँ के जो ब्लड बैंक के ऑफिसर हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या एलिजिबल है या नहीं है। आपका हीमोग्लोबिन 12-12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, या और कुछ चीज़ें आपसे देखी जाती हैं। उसके बाद जो ब्लड बैंक जो ऑफिसर है वो डिसाइड करते हैं कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करने के लिए आए, ताकि ये थैलेसीमिया और भी जो बीमारियां हैं, कैंसर है, एप्लास्टिक एनीमिया है, कई बार ट्रॉमा एक्सीडेंट केस आते हैं, प्रेगनेंसी का डिलीवरी केस है, सिजेरियन केस है, वहाँ ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ब्लड डोनेट करें और उसमें जो है ब्लड बैंक की सहायता करें।
इसमें यह है कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी ही इसमें हम ब्लड बैंक 2 लगाने वाले हैं। उसमें एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं अपना 20 तारीख मंडे को स्टार इमेजिंग के ऊपर। वहाँ मैं चाहता हूँ कि आप जो है करीब जितने ज़्यादा संख्या में हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, 40-50 से ज़्यादा नहीं लेंगे, और एक स्लॉट के अंदर हम हर 15-15 मिनट में आपको टाइम देंगे। उस टाइम पे आपको आना है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। आपको मालूम है कि एक स्थान के ऊपर 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जो टाइम, हम चाहते हैं कि आप अपनी कंसेंट दे दीजिए कि हम ब्लड देना चाहते हैं। आपको हम स्पेशल स्लॉट देंगे और उसमें आप स्लॉट में आके अपना ब्लड डोनेट करें और ब्लड बैंक में ब्लड की व्यवस्था करें। एक ब्लड डोनेशन कैंप हम 23 तारीख को भी लगा रहे हैं, थर्सडे को। वो हमारा जो सोसाइटी का ऑफिस है अरोड़ा पॉलीक्लिनिक KG1/97 विकासपुरी, तो वहाँ पर भी लगा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन भी जो लोग 20 तारीख को नहीं आ पाएंगे या उनको दूर पड़ता है, असुविधा है, वो लोग 23 तारीख को आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैं आपसे जब भी चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, कि अगर आप जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, वो बताइए मेरे को। कोई है प्रश्न? मैं जानना चाहूँगा, किसी के मन में कोई प्रश्न है आपके तो ज़रूर बताइए। एक चीज़ और भी पीछे सामने आई थी कि ये जो है, अब जैसे हमने बोला कि ये सिर्फ रिस्पिरेटरी से ही होता है, तो कुछ लोग आई थी कि ये जैसे डेड बॉडी होती है उसको कैसे क्रीमेट, हालांकि ये भगवान ना ही करे कि हमारे किसी आसपास में कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर सपोज को जब कोई कोरोना वायरस से डेथ हो जाती है तो उसको डेड बॉडी को ऐसे नहीं दिया जाता आपको, उसको जो है एक प्लास्टिक की थैली में पूरा बैग बना के उसमें पैक करते हैं। उसके अंदर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन है, उसको डाला जाता है ताकि स्प्रे किया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन नहीं फैले, और बाहर तक जब तक आता है तब तक टाइम लग जाता है। इतनी देर में जो है अपना उसको इन्फेक्शन ख़त्म भी हो जाता है। और दूसरा, क्योंकि वो बॉडी जो है कोई घर उसको इस्तेमाल नहीं करते नहाने वहाने और कामों के लिए, फ़ौरन उसको दफनाया जाता है या जलाया जाता है, दोनों ही कर सकते हैं जैसे जिसके यहाँ रिवाज है। इसमें WHO और आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों एक ही बात कहती हैं, तो उसमें जो है एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अब ये कुछ एक प्रश्न मेरे पास आया है कि अगर मान लो कि थैलेसीमिया बच्चे के और उसकी वाइफ को, बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए। अब हम थैलेसीमिया बच्चों की बात करें, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि अक्सर हीमोग्लोबिन इनका कम रहता है, और आजकल तो वैसे ही ब्लड कम मिलता है तो इन्फेक्शन और कम रहता है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन बच्चों को थोड़ा बाहर एक्सपोजर और कम करें, और जब इनके साथ डील करते हैं तो आपने उनको भी समझाएं कि हाथ बार बार धोएं, आँख नाक और मुंह पे हाथ मत लगाएं, खुद भी ज़्यादा टच ना करें, उनको ही मास्क पहना जाए। और अगर जो दवाई की दिक्कत आ रही है, दवाई जो है वहाँ पर नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ मिल सकती है, नहीं तो 20 तारीख से कोरियर व्यवस्था शुरू होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको चाहिए होगा तो वो कोरियर जो है आप मंगवा सकते हैं। एक चीज़ और देखने में आई है कि अगर मान लो जैसे कुछ हमने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ट्रांसफ्यूजन सेंटर से बहुत दूर हैं, अगर दूर है उनको ब्लड की व्यवस्था करनी है या कौन से हॉस्पिटल जाना है, वो हमारी सोसाइटी से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको नंबर एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 9311666712 9311666712। मिसेस मोनिशा को गई हैं हमारे, आप सब लोग हमारे थैलेसीमिया बच्चे जानते हैं, आप उनसे बात करके टाई अप कर सकते हैं ताकि कोई भी ब्लड चढ़ाने में व्यवस्था आ रही है, ब्लड डोनर की ज़रूरत है या डोनर के लिए ई-पास की ज़रूरत है, तो इन सब बातों के लिए जो है आप हमारे ऑफिस में संपर्क करके उससे लिए हमारे से आप सहायता ले सकते हैं। और जिन बच्चों की थैलेसीमिया बच्चों की स्प्लीन निकली हुई है उनको एक्स्ट्रा केयर लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्प्लीन निकलने के बाद इन्फेक्शन का चांस और ज़्यादा हो जाता है, तो उनको और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कुछ बातें और भी सामने आई हैं, जैसे कि कहते हैं कि गर्मी आएगी तो ये चला जाएगा या गर्म पानी से चला जाएगा। तो ऐसा है कि गर्म पानी के नहाने से इतना गर्म पानी नहीं होता कि इससे हम नहा सकें, और जो गर्मी का अभी एक्सपीरियंस, हाँ ये जरूर है कि हाइपोथेसिस था पब्लिक का, लोग ये सोचते हैं कि शायद गर्मी आएगी तो चला जाएगा, लेकिन क्योंकि ये गर्म प्रदेशों में भी हुआ है तो इसलिए अभी नहीं कह सकते कि गर्मी से इसका फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
और भी आपके कुछ प्रश्न आए, एक सुझाव देना, मैंने अपनी तरफ से अपने सुझाव दिए हैं, अगर और कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो बता सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो थैलेसीमिया बच्चे हैं उनको अगर निमोनिया का इंजेक्शन, हालांकि निमोनिया के इंजेक्शन से इसका कोई प्रिवेंशन डायरेक्ट नहीं है, ये ठीक है कोविड-19 से निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसका ये इंजेक्शन लगाने के बाद हम बोले कि निमोनिया नहीं होगा कोविड-19 का, वो नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि जिनको हम इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि उनको फ्लू का या निमोनिया का इंजेक्शन लगाया जाए, ताकि दूसरे इन्फेक्शन के कारण जो उसकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है वो ना हो और बच्चे को ये इन्फेक्शन ना हो। एक सामान्य लोगों के लिए मैं एक और बताना चाहूँगा कि आयुष ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये है कि आप जैसे गर्म पानी का प्रयोग करना है, गरारे करना है, और अगर आप जैसे बोला नासिका के अंदर आप ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल से बेसिकली क्या है कि वायरस और उसके बीच में आपका एक लेयर बन जाती है। जैसे हम शरीर पे तेल लगाते हैं तो तेल जो है लगने से क्या होता है, जो ऊपर का, अब मच्छर के लिए हम तेल लगाते हैं उसमें क्या होता है कि ऑयल लगा दिया मच्छर ऊपर नहीं जाएगा। यह इसी तरह वायरस जो है अगर उसके ऊपर तेल लगा हुआ है नासिका के अंदर, या गरारे कर लिया आपने ऑयल के, वो ऑयल पीना नहीं है तो वो गरारे कर लिया आपका, तो उसमें आपका जो है इन्फेक्शन जो है जाने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा इम्यूनिटी बनाने के लिए आप खाना जो है सादा खाना खाएं, और वैसे भी जो बाहर का खाना अदरवाइज ही मना किया जाता है, और इन दिनों में अगर नहीं मंगाएंगे तो ये भी चांस रहेगा कि बाहर से इन्फेक्शन भी नहीं आएगा, और ना तो खाने का इन्फेक्शन आएगा ना कोविड-19 का इन्फेक्शन आएगा। और खाने के लिए जो है इम्यूनिटी बनाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत कॉमन बताई गई हैं, जैसे दूध में हल्दी पीना, अजवाइन का रस पीना, इसके अलावा 3 त्रिकुटी बोलते हैं हम उसको, शुंठी, मिर्ची और पीपल, इसका जो बराबर बराबर आप मिक्स कर लीजिए, उसकी एक जो पुड़िया बना के करीब 2-2.5 ग्राम जो होता है वो सुबह शाम गर्म पानी से लेके वो फ़ायदा करेगा। अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है, इसके अलावा च्यवनप्राश है, और जिनको डायबिटीज़ है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। इस तरह से जो रसायन जिसको हम बोलते हैं वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो उनसे आपकी शारीरिक ताकत बढ़ती है, जिससे सिर्फ कोविड ही नहीं और भी हर तरह के इन्फेक्शन होने का चांस बहुत रहता है। हाँ, किसी का प्रश्न आया कि हम H1N1 का जो है या फ्लू का इंजेक्शन, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, उस पर कोविड-19 पे फ़ायदा नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर वो वाला स्ट्रेन का इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन दूसरा इन्फेक्शन होने से, ऐसे हम किसी को मान लो ए इन्फेक्शन है तो ए इन्फेक्शन वाले को बी इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ए इन्फेक्शन से उसको इम्यूनिटी कम हो गई है। तो अगर हम ऐसे निमोनिया या H1N1 का या उसका फ्लू का इंजेक्शन लगा लेंगे, वो भी इन्फेक्शन नहीं होगा तो दूसरा इन्फेक्शन भी होने का चांस बहुत कम रहता है। तो इसको अगर लगाया जाए तो इसका फ़ायदा है। और भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ भारतवर्ष में हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में करीब 21 लाख से ज़्यादा लोग जो है इससे अफेक्टेड हो चुके हैं, और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में करीब 6% से ज़्यादा, 6-6.25% तक एवरेज डेथ है, और अमेरिका में करीब भी इतना ही 4% के लगभग है, इटली में 13-14% है, यूके के अंदर 12% हो गई, स्पेन में 10% है, और आपका इवन फ्रांस में भी काफ़ी ज़्यादा है, जर्मनी और पाकिस्तान में 2% से कम है, हमारे भारत में भी 3-3.25% है। तो हमारे डेथ रेट काफ़ी कम है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारी डेथ रेट कम है, शायद हमारा जो है इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। कुछ हालांकि कारण बताएंगे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है या हमने BCG वैक्सीनेशन है, पर ये सब बातें ठीक है, फ़ायदा कर रही होंगी, लेकिन उसका डायरेक्ट अभी प्रूफ हमारे पास नहीं आया। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो जोर है वो हमें उस पर देना है प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन के लिए आप सीधा सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये केवल और केवल आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम से दूसरे के रिस्पिरेटरी सिस्टम को या दूसरे के रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके अंदर जाएंगे तभी आएगा, वरना नहीं जाएगा। सिर्फ ड्रॉपलेट को रोकना है, और अगर आपने किसी ऐसी सरफेस को टच किया है और वो टच आपने आँख, नाक और मुंह पे नहीं लगाना है तो आपको इन्फेक्शन नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने बोला जूते से आएगा, आप जूते को इतना आदर नहीं देते कि किचन में लेके जाएं या
उसको डाइनिंग टेबल रखें, तो जूते से नहीं जाने वाला। कपड़े भी उनको लॉन्ड्री चाहिए होती है, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो ऐसे हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ पर कि कोविड-19 के जो लोग हैं, वो पेशेंट जो हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके लिए कपड़े या कैप या जो कुछ नहाना धोना वो ज़रूरी है। लेकिन अदरवाइज जो आम व्यक्ति है, अगर आप बाज़ार कहीं जाते हैं या कल को काम शुरू हो जाए कुछ 20 तरह के बाद, वो उसके लिए जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगा, कल को आपके यहाँ ये इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इस तरह की सर्विस शुरू होने वाली है, कोरियर सर्विस शुरू होने वाली है, तो आप जब भी कोरियर का कोई सामान लेते हैं या इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर को बुलाते हैं तो उसको बोलो कि मास्क पहन के आए, और एंटर करे तो साबुन से हाथ धोए, और नहीं तो सैनिटाइज़र से उसका हाथ धुलाइए, और जब वापस जाए तब भी ये काम कराइए आपका। तो और अगर डिलीवरी मैन से कोई सामान लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर बाहर रख सकते हैं तो बाहर रखें, अगर नहीं तो घर लाने हैं तो पहले धोएं। अच्छा, ये एक प्रश्न आया है कि ये रैपिड और पीसीआर टेस्ट में क्या है, तो मैं इसको ये बताना चाहूँगा, जो पीसीआर टेस्ट है वो सीधा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। पीसीआर उसको जो कीटाणु को गिनता है, जब हमारे अंदर वो इन्फेक्शन आता है कोविड-19 का, उसका वायरस जो है धीरे धीरे, मैंने बताया 2-4 दिन में धीरे धीरे बढ़ता है, तो दूसरे तीसरे दिन ही बल्कि पहले दिन भी वो उसके कीटाणु को हम गिन लेते हैं। अगर वो कीटाणु कितना है, वो वायरल लोड अगर लो है और अगर यंग पर्सन है तो इन्फेक्शन कम होता है, तो उससे हम पीसीआर का जो टेस्ट है वो डायरेक्ट टेस्ट बोलते हैं। जो रैपिड टेस्ट है वो मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी जो बनती है, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा, जैसे हमने एंटीबॉडी टेस्ट किए, अगर उसके अंदर आईजीएम एंटीबॉडी है तो हम उसको दोबारा टेस्ट करेंगे क्या उसके अंदर पीसीआर पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके अंदर भी इन्फेक्शन चल रहा है, नया इन्फेक्शन है, और उसको केयर की ज़रूरत है, उसको आइसोलेशन की, उसको अलग करने की ज़रूरत है, क्वारंटाइन की ज़रूरत है। तो अगर उसको आईजीएम एंटीबॉडी है, उसका पीसीआर होगा, पीसीआर नेगेटिव है तो विल वेट, अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, या ट्रीटमेंट चाहिए तो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और दूसरा, अगर उसको आईजीजी एंटीबॉडी है तो उसका एक फ़ायदा है कि वो बंदे को इन्फेक्शन हो चुका है और वो उससे रिकवर कर चुका है, अब वो बिल्कुल सेफ है, अब वो ना तो खुद अफेक्टेड होगा और ना ही दूसरे का अफेक्टेड करेगा। इसका मतलब वो व्यक्ति कहीं भी काम पे जाता है तो उससे अफेक्ट नहीं होगा। तो यही स्ट्रेटजी जो है, जर्मनी में मैंने जब एग्जाम्पल दिया था, वो ये यूज़ करना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास आईजीजी वाले लोग ज़्यादा होंगे तो उसको हम ईजिली जो है पब्लिक में भेज सकते हैं, वो कोई भी काम करें, उनसे किसी दूसरे को इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा, ना ही वो खुद इन्फेक्शन लेंगे। तो ये रैपिड टेस्ट का फ़ायदा होगा। और ख़ासतौर से अगर कोई एरिया को लॉकअप को सील किया गया है, वहाँ ये टेस्ट ज़्यादा किया जाए तो अच्छा रहेगा। एक ये और प्रश्न आया, हम 4 लोग कम्युनिटी सर्विस में कार्यरत हैं, फिलहाल तो हम लोग सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं, मास्क, इसके अलावा कोई और सुझाव देना चाहे तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये बहुत अच्छा है कि आप मास्क पहन के जाते हैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप बहुत बड़े ग्रुप में ना चाहिए, जितना मिनिमम है 2-3 लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग ना चाहिए। अगर जाते हैं तो 6 फीट का डिस्टेंस रखिए। आप अगर सपोज लंगर बांट रहे हैं या कोई दवाई दे रहे हैं या डिसेबिलिटी के घर किसी डिसेबल्ड पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, किसी कैंसर वाले को हेल्प कर रहे हैं, दवाई पहुँचा रहे हैं, किसी बुजुर्ग के यहाँ जा रहे हैं, तो उससे 6 फीट का डिस्टेंस रखिए। ग्लव्स उनको पहनना ज़रूरी है, आम व्यक्ति को ग्लव्स की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो ग्लव्स पहन के उसको जो भी सामान देना है दे, और जब भी उसको सामान दें खुद भी सैनिटाइज़ करें, उसको भी सैनिटाइज़ कराएं, ताकि वो जब आपके हाथ में जब है, देने से पहले आपने सैनिटाइज़ कर लिया तो वो कीटाणु आपके चले गए, और जब आपने दिया उनको बोलो कि आप ही अपना सैनिटाइज करो, और प्रॉपर यूज़ करने से पहले दोबारा साबुन पानी से हाथ धोएं, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर आप सोशल डिस्टेंस रखते हैं तो और आपको मास्क पहना है तो आपको ये समझ लीजिए कि आप चेहरे पे हाथ नहीं लगाएंगे तो इन्फेक्शन नहीं जाएगा। मास्क पहना है, आपको ड्रॉपलेट नहीं आएंगे, चेहरे पे हाथ नहीं लगाएंगे तो हाथ से नहीं जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रिकॉशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न आपका हो तो बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी बातें हो गई शायद अभी। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन, हाँ, एक प्रश्न आया है कि हम साल में कितनी बार ब्लड दे सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है
साल में 4 बार, हर 3 महीने के बाद ब्लड रक्तदान कर सकता है। लेकिन 3 बार ना भी करें तो 2 बार तो अवश्य करना ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रक्तदान करते हैं, ठीक है, आप एक भले का काम कर रहे हैं, एक परमार्थ का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं तो कहूँगा स्वार्थ भी है। क्योंकि जब आप रक्तदान करते हैं तो आपका ब्लड जो है नया ताज़ा ब्लड बनता है। जो भी चीज़ ताज़ा आपको पता है जो फ्रेश होती है वो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, यू फील मोर एनर्जेटिक। लोग कहते हैं कमजोरी आती है, मैं कहता हूँ ताजगी आती है। मैंने खुद 65 टाइम तक ब्लड डोनेट किया है और जब भी दिया है उसके बाद अपने आप को पहले से ज़्यादा चुस्त और एनर्जेटिक पाया है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनको 67% तक हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा कम होता है, उनका लिपिड डाउन हो जाता है, उनके और भी कई पैरामीटर्स ठीक हो जाते हैं। तो अच्छा यही है कि आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करें। और ब्लड डोनेशन का एक फ़ायदा और भी है, हम लोग बहुत सी चीज़ें दान करते हैं, मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा दान और कोई नहीं है वो। क्योंकि क्या है कि आप कोई भी चीज़ और दान करते हैं, जैसे अब आजकल की बात करते हैं, हम कई बार देखा है कि लोग जो है खाना देने जा रहे हैं, अब वो उनको जब आप खाना देते हो तो वो कहते हैं पहले ही पड़ा हुआ है, हमारे पास वेस्ट जा रहा है, हमें सूखा खाना दे दो। मतलब ड्राई फूड जैसे आटा है या गेहूं है या चावल है या दाल है वो दे दीजिए। तो हो सकता है वो मिसयूज़ करके दूसरे को दे के उसको गलत इस्तेमाल करे। लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो मिसयूज़ नहीं हो सकती। ब्लड तो केवल उसी को ही जाएगा जिसको आवश्यकता है, चाहे वो किसी मंत्री संतरी का घर का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी ब्लड कभी नहीं लेगा जब तक कि उसको ब्लड की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए ब्लड डोनेट करना तभी कहते हैं रक्तदान एक महादान। इसका मिसयूज़ नहीं हो सकता, सिर्फ वही यूज़ होगा जहाँ जो उसको ज़रूरत है। कुछ एक प्रश्न और आया है, इसमें कहा है कि सीनियर सिटीज़न के लिए क्या आपके है। मैं ये कहूँगा जिस घर के अंदर सीनियर सिटीज़न के साथ साथ कोई यंग लोग भी रहते हैं, उनका बेटा है, छोटा है, कोई भी है, तो अगर बाहर से डील करना है, डिलीवरी बॉय से डील करना है या बाहर जाके कुछ सामान लेना है, तो वो बच्चे जाए, जो यंग पर्सन है वो जाए। बच्चे का मतलब है कि 15-20 साल से बड़ा हो वो जाए, ओल्ड मैन ना जाए तो अच्छी है। लेकिन ऐसे बहुत से आजकल तो फैमिलीज हैं जहाँ कोई यंग है ही नहीं, तो सब बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे बाहर चले गए, कोई शहर से बाहर है, कोई इंडिया से बाहर है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं कहूँगा कि आप रोज़ मत जाइए या दिन में 2-3 बार मत जाइए, आप 3-4 दिन का सामान एक साथ लेके आइए, ताकि एक्सपोजर का जो टाइमिंग है, जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। और बाकी जो प्रिकॉशन है वो मैंने बता ही दिया आपको कि जो चीज़ इमीडिएटली यूज़ नहीं होना वो बाहर रखिए, जो 72 घंटे के लिए जो इमीडिएट यूज़ होना है वो लाने से पहले हाथ धोइए और उसको एरिया को क्लीन कीजिए, बार बार साबुन पानी से अपने हाथ धोते रहिए ताकि वो उससे आपको इन्फेक्शन ना हो। एक और है नॉन लिविंग तक प्लास्टिक पॉलीथीन रब्ड, वो मैंने आपको बताया कि कोई जगह पे 3 घंटे रहता है, कोई 6 घंटे, कार्डबोर्ड का मैंने बताया 24 घंटे, प्लास्टिक 72 घंटे। इसलिए मैंने हाईएस्ट 72 घंटे वाली बात की आपसे कि अगर 72 घंटे के लिए आप उसको अलग रख सकते हैं वो सबसे अच्छा है। नहीं रख सकते, जो उसका आउटर पार्ट है, जैसे कार्डबोर्ड बताया आपने, प्लास्टिक की थैली है, वो आप डस्टबिन के अंदर बाहर ही फेंक दीजिए, बाकी सामान अंदर ले आइए और इस्तेमाल करने से पहले उसको अपना हाथ जरूर धोइए। और जो आप व्यक्ति आता है उसको सैनिटाइज़र उसको बोला कि यूज़ करे, ताकि कम से कम लोगों को इन्फेक्शन जो है आगे से आगे जा सके। अगर हम ये 2 बातों का ध्यान रखेंगे, चेहरे को हाथ नहीं लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए, आप सरकार का साथ दीजिए, लॉकडाउन में पूरा अंदर रहिए, ताकि जिनको ज़रूरत है केवल वही बाहर जाएँ। कुछ जैसे पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल है, पैरामेडिकल है, या और जो चीज़ें हैं जहाँ ज़रूरी है वहीं जाया जाए, अदरवाइज़ बाहर नहीं जाया जाए। मैं इन्हीं के साथ आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल, और अभी प्रश्न नहीं है, अगर देखते हैं अगर प्रश्न आता है तो ये तो धन्यवाद करने से पहले थैंक यू मैं एक बार फिर कहूँगा कि हमारे 2 ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाले हैं। एक 20 अप्रैल को जो स्टार इमेजिंग का 4B/4 तिलक नगर में, और सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, आपको बाय अपॉइंटमेंट कॉल पे बुलाया जाएगा। और दूसरा जो है 23 अप्रैल थर्सडे को विकासपुरी के अंदर अरोड़ा पॉलीक्लिनिक KG1/97 में, वहाँ भी आपको मैंने जो नंबर दिया है 9311166712 पे बात करके आप दोनों ब्लड डोनेशन कैंप के लिए अपना अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद। बस ट्रोलिंग हो गया, रुक गया ना वीडियो? नहीं रुका।